हाय एवरीवन, आई एम रिचा एंड यू आर वाचिंग परचम। आज के सेशन में हम मंथली करंट अफेयर्स 6 मंथ का कंपाइलेशन लेके आए हैं और बहुत डिमांडेड टॉपिक पे जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से थरली इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। सो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम एक ऐसा टॉपिक है जो वन डे एग्जामिनेशन हो या स्टेट और सिविल सर्विस एग्जामिनेशन हो, सबके लिए क्रिटिकली इंपॉर्टेंट होता है, सवाल आएगा ही आएगा, राइट। तो आज हम जुलाई से लेकर दिसंबर 2022 में जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं सामने आई थी, प्रोग्राम सामने आए थे, कुछ एक इंपॉर्टेंट कैंपेन्स भी हैं, उन सब का आज कंपाइलेशन देखने वाले हैं। इसका जो पीडीएफ है वो आपको parchamclasses.in पे अवेलेबल करवा दिया गया है। जिनके पास पीडीएफ बैंक्स हैं उसमें ऐड ऑन हो चुका है। अगर आपको बाकी और कंपाइलेशन भी देखने हैं 6 मंथ्स के तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए। 6 मंथ करंट अफेयर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जैन से लेके जून तक का भी कंपाइलेशन मिल जाएगा और जुलाई से दिसंबर के भी बाकी टॉपिक्स के कंपाइलेशन मिल जाएंगे। बहुत से बच्चे पूछते हैं क्या मैम ये इनफ होता है, सिर्फ इतना पढ़ के हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? वेल, इसमें से भी 100% क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि अगर आप मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन फॉलो कर सकते हैं तो वो करिए, बिकॉज वहां हम और डेप्थ में चीजों को पढ़ते हैं। यहां जैसे आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम पढ़ोगे, वहां पे नेशनल इंपॉर्टेंस की और भी न्यूज होती है जो हम कवर करते हैं, ठीक है। तो डेली, वीकली, मंथली अगर आप थोड़े कंसिस्टेंट रहेंगे तो करंट अफेयर 100% आपकी पकड़ में रहेगा। नहीं, अगर आपको क्रैश फॉर्म में करना है कि लास्ट मिनट तैयारी कर रहे हैं तो ऑफकोर्स दीज वीडियोज आर गुड टू गो, आप इनसे एग्जाम में मार्क्स फेच कर सकते हो। ऑल राइट, तो चलिए जल्दी से मैं उन स्टूडेंट्स को बता दूं जो पीडीएफ से पढ़ते हैं या कुछ ना कुछ कोर्सेज या सब्सक्रिप्शन लेकर के पढ़ते हैं, तो 2023 के जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ेंगे अब पूरे साल, उसका एक ही जगह आपको पीडीएफ मिल जाएगा एंड दैट इज इन दी 2023 करंट अफेयर सब्सक्रिप्शन। ये सब्सक्रिप्शन में आपके डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, इकोनॉमिक, फाइनेंस, सारे करंट अफेयर के पीडीएफ एक जगह हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। परचम ऐप से आप जाकर के ले सकते हो। नाउ रही बात 2022 के करंट अफेयर्स की, जो साल चला गया, आने वाले कुछ एग्जाम्स में पिछले अगले 6-8 महीने तक यहाँ से भी क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, बिकॉज आपको 1 साल तक के सीए की तैयारी रखनी पड़ती है। तो यू कैन गो फॉर करंट अफेयर ईयर बुक। ये सॉफ्ट फॉर्म में भी अवेलेबल है परचम ऐप और वेबसाइट पे, और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है सॉफ्ट फॉर्म में, और इसकी हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। ये सिर्फ इंग्लिश में है और ये ऑर्डर आप अलग जगह से करेंगे, ध्यान दीजिएगा, parchamstore.in से, और ये आपको कॉपी घर पे मिल जाएगी। फर्स्ट बैच ऑलरेडी आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था, सेकंड बैच प्रिंट होके आ जाएगा मंडे से, यानी कि 27 से शिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको प्लेस करना है ऑर्डर तो अभी आप कर सकते हो, और स्टॉक लिमिटेड ही रहता है, तो करना है तो जल्दी कर दीजिएगा, बिकॉज बाद में फिर आप परेशान होगे मैम बुक नहीं मिल पा रही है। ठीक है जी, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे किक स्टार्ट क्वेश्चन पे, यानी कि हम स्कीम्स पढ़ना शुरू करें उससे पहले एक बार अपने दिमाग को अलर्ट कर लीजिए, टॉपिक के साथ अलाइन हो जाइए। तो 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रही हूं, ट्राई कीजिए आंसर करने का। अगर आपको आता है कमेंट सेक्शन में लिखिए, नहीं आता डू नॉट वरी, आज का सेशन पढ़ने के लिए ही है। ये दोनों ही क्वेश्चन का आंसर आज के वीडियो में भी आपको मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन है पीएम श्री योजना। क्या नाम है योजना का? पीएम श्री योजना कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कौन से मंत्रालय के अंदर में आती है पीएम श्री योजना? लिख के बताने की कोशिश कीजिए। और दूसरा क्वेश्चन है नेम दी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम लॉन्च्ड इन जून 2020 फॉर प्रोवाइडिंग माइक्रो फाइनेंसिंग सपोर्ट टू स्मॉल शॉपकीपर्स एंड हॉकर्स। यानी कि हिंदी में भी पढ़ दूं, छोटे दुकानदारों और फेरी वालों को सूक्ष्म वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए जून 2020 में शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना का नाम बताएं। अब आप सोच रहे होगे मैम ये 2020 की क्यों पूछ रहे हो, करंट पढ़ रहे हैं? वो इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ये लॉन्च 2020 में हुई थी, लेकिन 2022 में वापस से न्यूज़ में देखी गई और इसलिए आपको पढ़ना जरूरी हो जाता है। तो कौन कौन सी योजनाएं पढ़नी होती हैं जो न्यूज़ में आ रही हैं, नई लॉन्च की गई हैं या फिर पुरानी हैं जिनके कुछ साल पूरे हो गए पर एक्सटेंशन मिल गया, या फिर किन्हीं भी रीजन से वो वापस सुर्खियों में बनी है। ठीक है, तो आपको आता है तो ट्राई कीजिए, नहीं तो हम पढ़ना शुरू करते ही हैं। चलिए लेट्स मूव ओवर टू द फर्स्ट स्कीम। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच यूनियन मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट्स द मिशन शक्ति स्कीम? कौन सा केंद्रीय मंत्रालय है जिसने की मिशन शक्ति योजना को क्रियान्वित किया? सो मिशन शक्ति स्कीम। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिएगा, समझिएगा। जो भी स्कीम है वो कब लॉन्च हुई, किस बारे में है, कौन सी मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है, और उसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सो यही सारे एरियाज हैं जहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है रिगार्डिंग अ स्कीम। तो यहाँ जैसे आपको वन वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिख रहा है कि एक स्कीम का नाम दे रखा है और कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री से वो संबंधित है पूछा जा रहा है, नाम है मिशन शक्ति। शक्ति तो यूजुअली किसके बारे में बात की जाती है? नारी शक्ति के बारे में बात की जाती है ना। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट,
विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो मिनिस्ट्री है वो देखती है शक्ति स्कीम। और ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है दो एरिया से, एक है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना विमेन को, और दूसरा है एम्पावर करना यानी सशक्त करना। और ये जो इम्प्लीमेंटेशन का टाइम रखा गया है स्कीम का वो 15th फाइनेंस कमीशन का रखा गया, यानी पीरियड कौन सा है? 21-22 से 25-26, 21-22 से 25-26। नाम से ही समझ लो, मिशन शक्ति यानी फीमेल को शक्ति प्रोवाइड करो। शक्ति कैसे? एक तो उनको सेफ और सिक्योर कर दो और दूसरा उनको एम्पावर कर दो, राइट। तो अब इसी में आगे आप देखेंगे कि मिशन शक्ति की दो सब स्कीम्स हैं, राइट। एक है संबल और दूसरा है सामर्थ्य। सामर्थ्य एम्पावरमेंट से आ जाएगा कि आप में सामर्थ्य है, आप जाके कमाई कर सकते हो, आप कुछ भी अपना काम कर सकते हो। और एक संबल के आपको सेफ्टी सिक्योरिटी हमने बैकअप दिया है कि हम खड़े हैं आपके साथ, लाइक दैट। ओके, तो थोड़ा सा मीनिंग से एसोसिएट करोगे, याद हो जाएगा। संबल सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ विमेन पे फोकस करता है, सामर्थ्य एम्पावरमेंट पे फोकस करता है। इसी के साथ साथ शक्ति स्कीम के अंदर नारी अदालत का कॉम्पोनेंट भी ऐड किया गया है, जिसमें कि जो विमेन कोर्ट्स होती हैं, कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसमें एक ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन दिया जाएगा। देन पोषण अभियान वाज लॉन्च्ड बाय विच ईयर? पोषण अभियान, ये सुना है कहीं, कभी न्यूज में, इधर उधर कहीं भी? पोषण अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? अब आपसे स्टैटिक क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? बिकॉज पोषण अभियान कहीं ना कहीं करंट में बना होगा। करंट न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इन एंड आउट सारी चीजें पता होनी चाहिए। पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2018 यानी 2018 में शुरू किया गया था। 8 मार्च 2018 इंटरनेशनल विमेंस डे जब होता है। और कहाँ से शुरू हुआ था ये भी देख लीजिए, राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से इसको शुरू किया गया था। भाई पोषण ले लो, झुंझुना बजा दीजिए तो याद रह जाएगा, झुंझुनू में पोषण अभियान की शुरुआत हुई थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे ज्यादा पोषण की जरूरत ही किसको होती है? बच्चों को होती है और फीमेल्स को होती है। आदमी लोग तो अपने आप ही खा लेते हैं जैसे, है ना, थोड़ा रिलेट करवा रही हूँ, याद हो जाएगा। महिलाएं यूजली बना के खिलाने में रहती है, खाती नहीं है, और बच्चे वैसे ही नहीं खाते। तो पोषण अभियान कौन सी मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। और इस मिनिस्ट्री ने पोषण उत्सव ऑर्गेनाइज किया था 30 सितंबर से 2 अक्टूबर। और सितंबर महीने को पोषण माह भी कहा जाता है। कभी पूछ लिया जाए तो सितंबर 2018 से पोषण माह की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और पोषण उत्सव इस बार 30 सितंबर से 2 अक्टूबर यानी 30 सितंबर से 2 अक्टूबर ऑब्जर्व किया गया न्यू दिल्ली के अंदर, और इसलिए न्यूज में आया। ओके, अब ये जो पूरा पोषण माह होता है, इसमें सारी एक्टिविटीज होती हैं रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्च डिजिटल शक्ति 4.0 यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन मतलब राष्ट्रीय महिला आयोग ने डिजिटल शक्ति 4.0 लॉन्च किया। अब देखिए, अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे, एक ही मिनिस्ट्री से जुड़ी हुई जितनी भी सेंट्रल स्कीम्स हैं हमने एक साथ लगाई हैं। मैं हर बार इस चीज़ पे एम्फेसाइज करती हूँ कि जितनी ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में पढ़ाई करोगे उतना ही रिटेन ज़्यादा रहेगा दिमाग के अंदर, रुकेंगी चीज़ें। एक ये मिनिस्ट्री पढ़ ली, फिर दूसरी पढ़ ली, फिर पहले वाली वापस पढ़ रहे हो तो हॉच पॉच सिचुएशन हो जाएगी। और हॉच पॉच एक इंग्लिश वर्ड है, ये एक नई चीज बता दूं अगर नहीं पता है तो। चलो, सो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन लॉन्च डिजिटल शक्ति 4.0 कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है इसी के अंडर में। इसका काम है डिजिटली प्रोफिशिएंट बनाना महिलाओं को, यानी कि आपको पता होना चाहिए डिजिटल वर्ल्ड किस तरह से वर्क करता है, और अगर कभी साइबर क्राइम या डिजिटल कोई क्राइम हो जाए तो आप क्या एक्शंस ले सकते हो। इन सारी चीज़ों के लिए आपको सशक्त किया जाता है टू मेक देम अवेयर टू स्टैंड अगेंस्ट इलीगल या इनअप्रोप्रिएट एक्टिविटी। अगर ऑनलाइन कोई आपके साथ करता है तो व्हाट कैन बी डन एज मेजर्स, है ना, हम काउंटर मेजर्स क्या ले सकते हैं। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने ये लॉन्च किया है साइबर स्पेस फाउंडेशन एंड मेटा के साथ में मिलकर के। ये देखो, ये स्कीम नहीं है, ये प्रोग्राम है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए हमने इंक्लूड कर लिया है। और इसकी शुरुआत हुई थी जून 2018 के अंदर, बेसिकली डिजिटल अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए विमेन में। तो नाम देखो इसका, डिजिटल शक्ति 4.0। शक्ति यानी महिलाओं से रिलेटेड हो जाएगा, और डिजिटल उनको नॉलेज प्रोवाइड करना। तो आपको मिनिस्ट्री भी याद हो जाएगी, इसका पर्पस भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री कौशल को कार्यक्रम, कौशल को काम नॉट कार्य, कौशल को काम कार्यक्रम रीनेम्ड एज प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, जिसे हम पीएम विकास स्कीम बोलते हैं। किसी भी स्कीम का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अधिकतर स्कीम के नाम एब्रीविएटेड फॉर्म में रखे जाते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म में रखे जाते हैं। आप उसको एक्सपैंड कर सकते हो। जैसे पूछ लिया जाए पीएम विकास स्कीम है, इसका फुल फॉर्म क्या है?
राइट। तो इसका फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, और इसका पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम था प्रधानमंत्री कौशल को काम कार्यक्रम। ओके, सो अब ये नाम बदल दिया गया है। किसके अंडर में आती है मिनिस्ट्री? जरा सोच के बताइएगा। नहीं बता पा रहे हैं, कोई बात नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर में आती है, यानी कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अंडर में आती है विरासत का संवर्धन। ओके, सो अगर आप थोड़ा बहुत समझते हैं संवर्धन यानी कुछ ना कुछ बढ़ाने से रिलेटेड होता होगा, है ना। तो अल्पसंख्यक कम होते हैं और संवर्धन बढ़ाने की बात होती है, तो कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हो। इंटीग्रेटेड स्कीम है ये, इंटीग्रेटेड यानी कि कुछ स्कीम्स को जोड़ती हुई होगी ये, राइट। अमेलगमेट करती है 5 अर्लियर स्कीम्स ऑफ द मिनिस्ट्री। सो ये जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है इसकी 5 पुरानी स्कीम्स थी जिनको जोड़ करके अब नई स्कीम बनाई गई है पीएम विकास। आप ऐसे भी देख सकते हो, माइनॉरिटीज़ का विकास करना चाहिए ना, तो ये विकास से जोड़ लो, विकास और माइनॉरिटी अफेयर्स को आप जोड़ सकते हो। सो माइनॉरिटी अफेयर्स की है पीएम विकास, और पीएम विकास 5 छोटी जो पहले स्कीम्स चलती थी उनको जोड़ के बनाई गई है, और विकास में भी 5 शब्द आ रहे हैं तो 5 रिलेट कर पाओगे आप। कौन कौन सी पहली स्कीम्स थी? सीखो और कमाओ, सीखो और कमाओ यानी कैपेसिटी बिल्डिंग से रिलेटेड था। उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी, नई मंजिल, ये 5 स्कीम है जिनको इंटीग्रेट करके, अमेलगमेट करके, आपस में जोड़ करके एक स्कीम लाई गई है पीएम विकास। कौन सी मिनिस्ट्री लाई है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स लाई है, ठीक है। और 15th फाइनेंस कमीशन वाला जो टाइम है 21-22 से 25-26, उस दौरान इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एम करती है लाइवलीहुड जो माइनॉरिटीज़ की है, जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करना, स्पेशली आर्टिजन कम्युनिटीज़ जो कुछ ना कुछ बनाते हैं, है ना, तो उन लोगों के विकास के ऊपर काम करेगी। स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, विमेन लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ये सब कुछ पीएम विकास स्कीम करेगी, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम यहाँ। देन नेक्स्ट इज मिड डे मील स्कीम, और इसके नाम पे ध्यान दीजिएगा, पीएम पोषण स्कीम। ये पोषण स्कीम है, ये वर्ड यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने पोषण अभियान पढ़ा था पोषण अभियान कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा था? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आ रहा था, राइट। ये है पोषण स्कीम और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। ध्यान दीजिएगा, ये मिड डे मील स्कीम जो थी ना पुरानी, जिसमें स्कूल में बच्चों को खाना खिलाया जाता था ताकि एनरोलमेंट बढ़े, उसी का नाम चेंज करके पीएम पोषण स्कीम रख दिया गया था 2021 यानी 2021 के अंदर। जब पीएम जो पोषण अभियान है, अभियान जो है वो 2018 में शुरू हुआ था। हमने देखा था ना, 8 मार्च 2018 को झुंझुनू राजस्थान से शुरू हुआ था, जबकि जो मिड डे मील स्कीम है ये 1995 में लॉन्च कर दी गई थी। तो दोनों में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है। जो अभियान है वो विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में आता है, पोषण स्कीम जो है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। गॉट इट? क्योंकि स्कूलों के अंदर ये स्कीम चलती है, तो ये कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। अब आगे हम पढ़ लेते हैं। मिड डे स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर यानी शिक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, लॉन्च की गई थी 1995 में। आप में से काफ़ी सारे हो सकते हैं उस समय पैदा भी नहीं हुए हो। सो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज़ अप्रूव्ड अ हाइक ऑफ 9.6% कुकिंग कॉस्ट पर चाइल्ड। ये न्यूज़ में क्यों आई? ये पोषण स्कीम न्यूज़ में क्यों आई? क्योंकि फिनांस मिनिस्ट्री जो है, जो इसके लिए फिनांस या बजटिंग एलोकेट करती है, उन्होंने अप्रूवल दे दिया कि 9.6% हर बच्चे के खाने पे जो लागत आती है इतनी बढ़ा दी जाएगी, 9.6% से उसको हाइक कर दिया जाएगा। तो ऑफकोर्स इससे क्वालिटी इंप्रूवमेंट होगा, महंगाई भी बढ़ी है, उन सब के चलते हुआ है। आफ्टर द हाइक एलोकेशन एट द प्राइमरी लेवल यानी 1 से 5 क्लास तक, अपर प्राइमरी लेवल, वो 5.45 और 8.17 रिस्पेक्टिवली बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अब इतना एलोकेट होगा हर बच्चे के मील के ऊपर। अब अगर हम बात करें पोषण स्कीम की, तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम है, यानी इतना बड़ा स्कूल में मील देने का प्रोग्राम किसी और देश में नहीं चलता है। और इसका मेन एम होता है, इस स्कीम को क्यों चलाया जा रहा है? खाना खिलाने के लिए। इस स्कीम को चलाया जा रहा है ताकि एजुकेशन को यूनिवर्सल बनाया जा सके। खाने के चक्कर में बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे। सो इसमें कुक्ड मील हर बच्चे को प्रोवाइड किया जाता है 1 से 8 क्लास तक के, 1st to 8th क्लास तक के जो बच्चे होते हैं, जो कि 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप में लाई करते हैं। नाउ लाइक आई टोल्ड यू, 2021 में इस मिड डे मील का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? पोषण स्कीम। और उसका पूरा नाम देख लीजिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। यह है पोषण का फुल फॉर्म, ये पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण। और इसके बाद पहले तो ये 1st to 8 था, उसके बाद अब जो बाल वाटिका थी ना, जो जिसको हम नॉर्मली नर्सरी, LKG, HKG कहते हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया, प्री प्राइमरी क्लास के बच्चों को भी मिड डे प्रोग्राम के अंदर।
ऑब्जेक्टिव आई टोल्ड यू कि मेन ऑब्जेक्टिव है इसका एजुकेशन प्रोवाइड करवाना, उसके अलावा हंगर भी हटे, माल न्यूट्रिशन हटे, ये सारी भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, पर कोर जो रीज़न है वो है प्राइमरी एजुकेशन जो है उसको यूनिवर्सल बनाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी अनाउंस्ड पीएम श्री योजना। आ गया पहला सवाल जो मैंने पूछा था उसका आंसर, तो आप चेक कर सकते हो अगर आपने आंसर किया है। पीएम मोदी अनाउंस्ड पीएम श्री योजना ऑन नेशनल टीचर्स डे। कब आता है हमारा टीचर्स डे? 5 सितंबर को आता है। सो पीएम श्री योजना अनाउंस की है मोदी जी ने 5 सितंबर 2022 को। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? ये मैंने आपसे पूछा था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंडर में आती है पीएम श्री। कैसे याद रख सकते हो? हम हमारे टीचर्स का सम्मान करते हैं, करना चाहिए, नहीं करते हैं तो करिएगा, मेरा मत करिए, अपने स्कूल टीचर्स का जरूर कीजिएगा जिन्होंने बेसिक से अभी तक आपको पढ़ाया और पढ़ना लिखना सिखाया बेसिकली, राइट। सो श्री लगाते हैं हम हमारे टीचर्स के आगे, तो ऐसे कर सकते हो आप, पीएम श्री योजना, श्री टीचर्स से जुड़ा हुआ यानी एजुकेशन मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके तहत क्या होगा? अब देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जब एजुकेशन देने के तरीके में बदलाव हुआ है, सिलेबस में बदलाव हुआ है, मेथोडोलॉजी में बदलाव हुआ है, तो स्कूल्स में भी बदलाव होना चाहिए। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ स्कूल्स, मॉडर्न स्कूल्स खोले जाएंगे, इस स्कीम के तहत वो काम होगा। सो ये स्कीम बोलती है कि 14,500 स्कूल्स पूरे देश भर में खोले जाएंगे या फिर अपग्रेड किए जाएंगे, जो बेसिक थे उनको अपग्रेड किया जाएगा और वो मॉडर्न स्कूल के मॉडल स्कूल्स, नॉट मॉडर्न, मॉडल स्कूल्स बनेंगे, यानी कि एग्जाम्पल्स बनेंगे कि सरकारी स्कूल होने किस तरह से चाहिए। सो पीएम श्री का फुल फॉर्म भी देखो, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इंडिया इज राइजिंग, सो प्रधानमंत्री पीएम उससे हो गया, श्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री योजना। तो मॉडल स्कूल्स बनाए जाएंगे जो कि पूरी स्पिरिट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अपने अंदर समाहित किए हुए होंगे कि इस तरह से स्कूल होना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से टीचर्स होने चाहिए, इस तरह से पढ़ाया जाना चाहिए, एवरीथिंग। तो मॉडल स्कूल्स होंगे, राइट। और उनके अंदर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी होगी, स्मार्ट क्लासरूम्स होंगे, स्पोर्ट्स होंगे, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होंगे। तो ये है पीएम श्री योजना। ओके, PM launches युवा 2.0 स्कीम फॉर मेंटरिंग यंग ऑथर्स। तो पीएम मोदी ने युवा लेखकों को सलाह देने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए युवा 2.0 या 2.0 योजना शुरू की। अब देखिए युवा का भी फुल फॉर्म है, तो हर एक चीज़ का फुल फॉर्म आपको पकड़ के रखना है, ये तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाता है। युवा स्कीम है यंग ऑथर्स के लिए, तो पहले तो ये पॉइंट याद रखो कि युवा स्कीम किन के लिए है? युवा 2.0 जो बडिंग ऑथर्स हैं, 30 साल से कम उम्र के आयु के जो लोग हैं जो लिखते हैं, उनको और बढ़ावा देने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए, उनको एक्सपोजर देने के लिए युवा स्कीम 2.0 लेकर के आई गई। ठीक है, ओके। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? लेखक लोग क्या करेंगे? लिखेंगे, पढ़ेंगे, तो एजुकेशन मिनिस्ट्री आ जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर में ये आता है, टू ट्रेन यंग एंड बडिंग ऑथर्स अंडर द एज ऑफ 30। एक एम है रीडिंग, राइटिंग, बुक कल्चर और लिखना पढ़ना, ये सारी चीज़ों को प्रमोट किया जाए। युवा का फुल फॉर्म यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। यंग, अपकमिंग, वर्सेटाइल ऑथर्स। कई बार पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता, पूछ लिया जाएगा कि युवा में ये वी का क्या मतलब होता है, तो इसलिए फुल फॉर्म पता होना ज़रूरी है और थोड़ा सा मीनिंग से एसोसिएट करोगे याद हो जाएगा। आगे चलें। यूनियन मिनिस्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्चेस स्माइल 75 इनिशिएटिव। स्माइल स्कीम है, उसी में अब स्माइल 75 इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया ये भी पूछा जा सकता है। सो स्माइल 75 इनिशिएटिव वीरेंद्र कुमार जी ने लॉन्च किया। अच्छा, अब ये स्माइल 75 कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो उससे पहले तो ये समझ लो होता क्या है, पता होगा तो फटाफट से मिनिस्ट्री याद हो जाएगी। स्माइल, जो बेगर्स होते हैं ना, जो भीख वगैरह मांगते हैं रोड्स पे, उनके चेहरों पे स्माइल लाने के लिए, तो उनको लाइवलीहुड, एजुकेशन, हेल्थ, इन सारी चीज़ों से जोड़ने के लिए स्माइल। किसके चेहरे पे स्माइल? बेगर्स के चेहरे पे। बेगर्स वर्ड याद रखो, उससे आपको याद रहेगा। तो बेगर्स के चेहरों पे स्माइल लाने के लिए स्माइल 75 इनिशिएटिव। तो अब कौन सी मिनिस्ट्री हो जाएगी? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। उनको सोशल जस्टिस नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि उनकी जितनी भी सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज होती हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ हो गया, मेडिसिन हो गई, एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, उनसे वो जुड़ ही नहीं पाते, बिकॉज वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, उनके पास उनके आधार नहीं होते, उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं होता यूजली। ठीक है, तो ये सोशल जस्टिस की कैटेगरी में आएगा, मिनिस्ट्री में आएगा। स्माइल इनिशिएटिव कौन सी मिनिस्ट्री में आएगा? सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंडर में आएगा और इसी के मिनिस्टर हैं वीरेंद्र कुमार
जिन्होंने ये लॉन्च किया। स्माइल का फुल फॉर्म देखिए, करना पड़ेगा फुल फॉर्म, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल, जो बिल्कुल मार्जिनलाइज्ड हैं, फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज इनिशिएटिव। ओके, सो एंटरप्राइज तक ये इनिशिएटिव नहीं आता इसमें, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज। अब ये 75 क्या है भाई, तो ये 75 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो हैं उन्होंने साथ में लिया है एनजीओस को और बाकी स्टेक होल्डर्स को, और वो रिहैबिलिटेशन करेंगे जो भी लोग बेगर्स हैं उनका, ठीक है, उनको वापस से समाज का एक प्रोडक्टिव हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो रिहैबिलिटेशन, मेडिकल फैसिलिटी, काउंसलिंग, अवेयरनेस, स्किल डेवलपमेंट, इकोनॉमिक लिंकेजेस, जितने भी गवर्नमेंट के वेलफेयर प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनसे जोड़ने की कोशिश इसमें रहेगी। और टोटल बजट स्माइल 75 इनिशिएटिव के लिए 100 करोड़ का रखा गया है अंटिल 25-26। फाइन, बजट आउटले भी हमने देख लिया। Then we come over to scheme for economic empowerment of DNTs. DNTs are denotified tribes. क्या होती हैं denotified tribes अभी देखेंगे, पहले ये देख लीजिए, ये सीड स्कीम कही जाती है, राइट। सो स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs, यानी DNT के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए सीड योजना। एक सीड फंडिंग स्कीम भी आएगी, वो MSME यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, लेकिन ये है सीड जो कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT से रिलेटेड है। कौन सी मिनिस्ट्री है? अब देखिए, अगर हम डीनोटिफाइड ट्राइब्स की बात करते हैं, ट्राइब की बात करो तो सोशल जस्टिस उनको मिलना चाहिए, तो ये सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट यानी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की बात हो जाती है। ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों रही? क्योंकि पार्लियामेंट्री पैनल बना सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का, और उन्होंने यूनियन गवर्नमेंट को थोड़ा खींचा कि भाई बहुत स्लो चल रहा है ये काम। हमने आपको कहा था कि जो भी DNTs हैं, ओवर 260 ऐसी डीनोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स होती हैं, उनको आपको SC, ST या OBC में बांटना था, उनकी लिस्ट के अंदर कैटेगराइज करना था, लेकिन ये काम आप बहुत स्लो चला रहे हो, तो इसलिए ये बात न्यूज़ में आई। अब पहले ये समझ लीजिए कि डीनोटिफाइड ट्राइब है क्या। तो ब्रिटिश इंडिया की बात है, अच्छा इनको हिंदी में डीनोटिफाइड नोमैडिक सेमी नोमैडिक ट्राइब्स ये पूरा होता है। सो दैट इज विमुक्त घूमंतु अर्ध घूमंतु जनजाति हिंदी में कहा जाता है। सो ये वो कम्युनिटी है जो कि सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, सबसे ज़्यादा डिप्राइव्ड है, इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ ही नहीं रखा गया है, और इनकी कहानी शुरू होती है ब्रिटिश इंडिया के टाइम से। तो इस समुदाय को, इन कुछ लोगों को ऐसा माना जाता था कि जितने भी गड़बड़ हो रही है समाज में, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, वो यही लोग करते हैं, तो इनको नोटिफाई कर दिया गया था। ओके, सो दे वर नोटिफाइड एज बीइंग बॉर्न क्रिमिनल ड्यूरिंग ब्रिटिश रिजीम। पैदाइशी तुम तो क्रिमिनल हो, तो इनको नोटिफाई कर दिया गया। बाद में जब इंडिपेंडेंस हुआ तो ये जो इनका स्टेटस है उस चीज़ को 1952 के अंदर डीनोटिफाई किया गया, ठीक है। और फिर अब बात आ रही है कि भाई ठीक है, अब इनको आप मेन स्ट्रीम से जोड़ोगे भी सही, राइट। वापस आ जाओ आगे। सो अब ये जो सीड स्कीम है, ये स्कीम क्या कोशिश कर रही है कि इन लोगों को सारे बेनिफिट्स मिले जो कि सरकार प्रोवाइड कर रही है। उसके लिए इनको डीनोटिफाइड तो हैं ये, लेकिन अब इनको SC, ST, OBC कैटेगरी में बांटो, उस हिसाब से इनको बेनिफिट दिए जाएंगे। तो इनको फ्री कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोचिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, हाउसिंग असिस्टेंस, लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स, तो जो भी सोशल सिक्योरिटी है, हाउसिंग एंड अर्बन से रिलेटेड है, एजुकेशन से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें, कैपेसिटी बिल्डिंग है, वो सारी स्कीम्स इन तक पहुँचें। सो इस पर 200 करोड़ स्पेंड करने की बात हुई है बिगिनिंग फ्रॉम 21-22 5 ईयर्स तक का वही हमारा ये पूरा प्लान इन्होंने लिया था, पर इस पे काम बहुत स्लो चल रहा है। ठीक है, समझ में आ गई स्कीम क्या है और क्यों न्यूज़ में आया बेसिकली। सो DWB DNCs यानी डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़, ये एक बोर्ड बनाया गया था और इसको टास्क दिया गया था कि भाई आप ये सारी लिस्टिंग करेंगे। और ये जो बोर्ड है इसको 21 फरवरी 2019 में बनाया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ भीखू रामजी दाते। ओके, सो भीखू से आपको याद रह जाएगा। अब भाई जब आपने इनको मेन स्ट्रीम से जोड़ ही नहीं रखा तो अब ये भीख मांगने के लिए मजबूर हैं। आप चाहें तो इस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं DNTs को, वैसे है नहीं ऐसा, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग एन एसोसिएशन बिटवीन भीखू रामजी दाते एंड DNTs। देन DWB DNCs रिस्टैब्लिश हुई थी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर, एजेस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इनका मेन पर्पस क्या था? सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स तक इन लोगों को पहुंचा दिया जाए। ओके, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ PMJ यानी PMJAY एक्सटेंडेड टू ट्रांसजेंडर्स। नाउ व्हाट इज दिस PMJ? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है जन आरोग्य PMJ, राइट। तो हेल्थ सही है तो हर
सबसे पहले जय जयकार किसकी होनी चाहिए? हेल्थ की होनी चाहिए, है ना। हेल्थ सही नहीं है तो फिर आपके पास करोड़ों रुपए भी हों, आलीशान जगहों पे भी आप रह रहे हो तो भी यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय। सो पहला सुख निरोगी काया बोलते हैं ना, इसी से आप याद रख सकते हो। पीएम जय जो है वो किससे रिलेटेड है? जन आरोग्य योजना, फुल फॉर्म आपको याद रह जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंदर में आ जाएगी आरोग्य की बात करते ही, यानी कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने एक MOU साइन किया कि जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY पूरा नाम है इसका, तो इसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज़ जो होती हैं, जो जेंडर परिवर्तित कर लेते हैं, उनको भी जोड़ लिया जाए। हेल्थ केयर बेनिफिट्स, इसमें 5 लाख का इंश्योरेंस कवर मिलता है हर साल हर परिवार को, राइट। और बजट 22-23 के लिए टोटल 6,412 करोड़ का बजट एलोकेशन किया गया। और इस स्कीम को लॉन्च कब किया गया? 23 सितंबर 2018 जब पोषण अभियान लॉन्च किया गया, उसी साल ABPMJAY भी लॉन्च हुई है, PMJAY, ठीक है। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ नेशनल कैंपेन लॉन्च टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द फर्स्ट 2 years, यानी कि पहले 2 वर्षों में बच्चों के विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय अभियान का क्या नाम है? 2 साल, शुरुआत के जो 2 साल होते हैं बच्चे के, उस दौरान उसका प्रॉपर डेवलपमेंट वगैरह हो सके, इसके लिए कैंपेन चलाया गया पालन 1000। बच्चे का पालन पोषण करते हैं ना, तो पालन 1000 ये वो नेशनल कैंपेन है जो पहले इनिशियल 2 years ही सबसे ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं बच्चे के, और उसी टाइम सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट नीड्स होती हैं जिनको केटर करना ज़रूरी है, और इसके लिए चलाया गया। तो अब बताओ, शुरुआत में हेल्थ ही तो है बच्चे का, बच्चे को और तो कोई टेंशन है नहीं, ना पढ़ना है ना कुछ करना है। सो ये यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। इनका ये कैंपेन था पालन 1000, और ये पेरेंट्स के लिए है कि आप किस तरह से पालन करें अपने बच्चे का। और अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट कॉन्क्लेव के दौरान इसको लॉन्च किया गया। इसमें प्रैक्टिकल एडवाइस वगैरह दी जाती है कि हाउ डेली रूटीन और किस तरह से क्या होना चाहिए। और यहीं पे एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले लीजिए कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो है, यानी बच्चों की जो मृत्यु दर है, वो ओवर द ईयर्स कम हुई है 2014 से अगर हम कंपेयर करें तो 45 पर 1000 लाइव बर्थ्स, यानी 1000 जिंदा बच्चों में 45 पहले मृत्यु को प्राप्त होते थे, और अब वो नंबर घट के 35 हो गया है एज ऑन 2019। गॉट इट? चलिए, और ये मैंने आपको समझाया है कि अधिकतर बार 2014 से कंपेयर करके क्यों आता है डेटा, क्योंकि अब जो बीजेपी सरकार है 2014 से आई हुई है ना, तो यूजुअली सरकारें तब से ही कंपेयर करती हैं कि देखो पहले की सरकार में ये था, अब की सरकार में ये है। तो एक चीज़ होती है जो आप पकड़ोगे तो बहुत सारी चीज़ों का लॉजिक मिल जाएगा, याद करना सिंपल हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री हैज साइन एन MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर विद एन एम टू एलिमिनेट TB इन इंडिया बाय 2025। ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसने 2025 तक भारत में TB को खत्म करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? TB जब हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली हेल्थ मिनिस्ट्री सामने आ जाती है। हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने MOU किया है कि हाँ भाई 2025 तक हम TB फ्री कर देंगे इंडिया को? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ग्रास रूट लेवल, बिल्कुल जो बेसिक लेवल है गवर्नेंस का, वो उसने हाथ मिलाया है कि भाई बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे अगर हम ये कैंपेन चलाएंगे तो TB से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। एसोसिएशन हो गया, ठीक है। 2018 में PM मोदी ने लॉन्च किया था TB फ्री इंडिया कैंपेन नई दिल्ली में, जिसमें कि टारगेट लिया गया था 2025 तक हम TB मुक्त हो जाएंगे। और फिर 2019 में यानी 2019 में उस समय के जो हेल्थ मिनिस्टर थे हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने एक कैंपेन चलाया था TB हारेगा देश जीतेगा, ठीक है। अब तो मनसुख मंडाविया जी हैं, और हमारा जो टारगेट है 2025 तक हमें TB मुक्त होना है। और अगर हम बात करें UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो उसमें ये टारगेट है कि 2030 तक TB फ्री होना है सारे UN नेशंस को, लेकिन इंडिया ने 2025 अपना टारगेट ले रखा है। कैबिनेट अप्रूव्स PM डिवाइन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। कैबिनेट ने पूर्वोत्तर राज्यों के लिए PM डिवाइन को मंजूरी दी। इंपॉर्टेंट स्कीम है। व्हाट इज दिस PM डिवाइन? PM डिवाइन का अगेन फुल फॉर्म देख लो, प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। प्राइम मिनिस्टर्स डिवाइन इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है, उत्तर पूर्वी राज्य जो हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए PM डिवाइन स्कीम लाई गई है। 100% सेंट्रली फंडेड है, इससे स्टेट्स से कुछ नहीं लिया जाएगा। किसके अंडर में आती है, किसके अंडर में आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, डोनेर जिसको हम कहते हैं, DONER।
मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंडर में ये आएगी, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय हिंदी में। 6600 करोड़ की स्कीम एलोकेशन इसमें हुआ है, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं। अच्छा, अब दिक्कत क्या क्या है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में? एक तो वहाँ की कनेक्टिविटी अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी रेस्ट ऑफ इंडिया की है, राइट। वहाँ पे डेवलपमेंट इतना जल्दी नहीं इतना स्ट्रांगली नहीं पहुँच पा रहा। वहाँ पे एजुकेशन एम्पावरमेंट उतना ज़्यादा स्ट्रांग अभी नहीं है, बिकॉज अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स नहीं पूरी हो पा रही है। तो वही सब वहाँ तक पहुँचाने के लिए PM डिवाइन स्कीम है, और ये नेक्स्ट 4 ईयर्स तक यानी 15 फाइनेंस कमीशन 21-22 से 25-26 तक एप्लीकेबल होगी। इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर कन्वर्जेंटली, PM गति शक्ति जो है ना, कि हम हर जगह की कनेक्टिविटी बनाए, लॉजिस्टिकली इंप्रूव करें। अब रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज जो भी पॉसिबल हो सकता है जहाँ पे, तो हम गति प्रोवाइड करें हमारे ट्रांसपोर्टेशन कनेक्शन के थ्रू। तो वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट का बहुत स्ट्रांग हो। दूसरा, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वहाँ पे बढ़ाए जाएं ताकि सोशल डेवलपमेंट और स्ट्रांग हो सके। लाइवलीहुड एक्टिविटीज़, कैपेसिटी बिल्डिंग, लाइवलीहुड को इंक्रीज करना यूथ और विमेन की, क्योंकि अगेन विमेन वहाँ पे अभी भी ऑफ कोर्स हर जगह विमेन आर कमिंग अहेड नाउ, लेकिन फिर भी देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जिसमें हम विमेन की कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकते हैं। एंड लास्टली, जो भी डेवलपमेंटल गैप्स हैं अलग अलग सेक्टर्स में नॉर्थ ईस्ट के, उनको हम कम कर सके। तो ये सब कौन करेगा? PM डिवाइन स्कीम टारगेट कर रही है इसको। नेक्स्ट, सेंटर हैज अप्रूव्ड द एक्सटेंशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल भी है, अर्बन भी है, तो यहाँ अर्बन की बात हो रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन टू अ पीरियड ऑफ, यानी केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के विस्तार को कब तक की अवधि के लिए मंजूरी दी है? ये 2022 में खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन इसको एक्सटेंशन मिल गया है दिसंबर 2024 तक, 31 दिसंबर टू बी प्रिसाइज। सो 31 दिसंबर 2024 तक के एक्सटेंशन को इसको मंजूरी दे दी गई है। और ये जो यूनियन कैबिनेट था उसको चेयर किया PM मोदी ने, अप्रूवल मिला है 31 दिसंबर 2024 तक हम प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को एक्सटेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई हमने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिए हैं 122.69 लाख हाउसेस और उनका कंप्लीशन लेकिन होने में टाइम लगेगा, इसलिए प्लीज इसको एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, सो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में देख लीजिए। फ्लैगशिप मिशन है गवर्नमेंट का, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ, कौन सी मिनिस्ट्री इसको इंप्लीमेंट करेगी? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री इसको देख रही है। फ्लैगशिप प्रोग्राम होता है जो इंपॉर्टेंट पॉपुलर प्रोग्राम्स होते हैं, जो बड़े लेवल पे हो रहे होते हैं, जिनके लिए जानी जाती है कोई सरकार या कोई मिनिस्ट्री, उसको फ्लैगशिप प्रोग्राम कहा जाता है। सो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंडर में ये आएगा, और इसको 25 जून 2015 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर आती है गवर्नमेंट एक्सटेंडेड द PM स्वनिधि स्कीम। सरकार ने PM स्वनिधि योजना का विस्तार किया। तो ये आ गया आपके दूसरे सवाल का आंसर, जो मैंने आपसे किक स्टार्ट क्वेश्चंस में पूछा था कि वो कौन सी स्कीम है जो छोटे छोटे वेंडर्स, हॉकर्स होते हैं, जो रोड साइड अपना छोटा छोटा बिजनेस चला रहे होते हैं, उनको लोन्स, माइक्रो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए 2020 से चल रही है। तो ये है PM स्वनिधि स्कीम, और इसको एक्सटेंशन मिल गया है। ये आई है इसलिए न्यूज़ में, तो सरकार ने इसको एक्सटेंशन दे दिया। अब स्वनिधि को जाने उससे पहले देख लीजिए, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर में ये आती है। यहाँ आप कंफ्यूज हो सकते हो, यहाँ हो सकता है आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मार्क करके आ जाओ, जबकि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में है? हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंडर में ही स्वनिधि स्कीम आती है। इसके तहत स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये इस PM निधि का, स्वनिधि का पूरा फुल फॉर्म है। स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, दिस इज PM स्वनिधि। और इसको कब लॉन्च किया गया था? 1 जून 2020 को किया गया था, और इसका एक्सटेंशन भी दिसंबर 2024 तक रखा गया है। जैसे कि अभी हमने देखा था प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन का भी दिसंबर 24 तक रखा गया है। और इसके अंदर जो भी स्मॉल शॉपकीपर्स, हॉकर्स होते हैं, उनको लोन प्रोवाइड किए जाते हैं ना। यहीं पे अब ध्यान दीजिए कि जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी तब ये था कि भाई 10,000 रुपये तक के लोन मिल सकते हैं। फिर सेकंड चरण इसका आया कि जिन लोगों ने 10,000 के लोन लिए और लौटा दिए, उनको 20,000 के लोन तक मिल सकते हैं। अब तीसरा फेज या तीसरा चरण आया, जिसमें ये सामने आ गया, ये एक प्रोविजन और डाल दिया गया कि जिसने 10 के लेकर के रिटर्न कर दिए, 20 के लेकर के रिटर्न कर दिए, वो 50,000 का लोन भी अब ले सकते हैं। सो अप टू 50,000 का एडिशनल लोन अब मिल पाएगा। ठीक है, यही बात है जो यहाँ पे लिखी हुई है, नथिंग एल्स। देन 5 years ऑफ प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना,
ये किनके लिए है? ये है जो रिटायर्ड होते हैं ना लोग, जिनकी पेंशन आती है, ये उससे रिलेटेड है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में, यानी वित्त मंत्रालय के अंडर में ये आएगी। 5 इयर्स पूरे हो चुके हैं प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के, और 21 जुलाई 2017 को इसको ऑफिशियली लॉन्च किया गया था। ये सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम है। देखो, जिन लोगों का कार्यकाल खत्म हो चुका है, जो रिटायर हो चुके हैं, अब उनको सोशल सिक्योरिटी चाहिए कि अब हमारी कोई आमदनी तो है नहीं पर हम सोशली सिक्योर रहें, तो सोशल सिक्योरिटी है लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आएगी। वय वंदना यानी कि अब आपको क्या पेंशन मिलनी है। तो एल्डरलीज के लिए ये है जो कि मिनिमम गारंटीड पेंशन इसके थ्रू अवेल करवाई जाती है, और इसको 31 मार्च 2023 तक फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है। द रीवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, नाम क्या है स्कीम का? Revamped distribution sector scheme has an outlay amounting to what over a period of 5 years from financial year 21-22 to 25-26. कितना बजट एलोकेट किया गया, कितना आउटले किया गया है revamped distribution sector scheme को, ये पूछा जा रहा है for this particular financial commission, 15th financial commission के लिए। पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना, हिंदी में इसका नाम क्या है? पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का वित्तीय वर्ष 2021-22 से 25-26 तक 5 वर्षों की अवधि में कितने से अधिक का परिव्यय है? सो ओवर 3 लाख करोड़, 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा का आउटले रखा गया है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के लिए। अब ये स्कीम किसके अंडर में आती है? सो ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में। और जो डिस्कॉम्स होते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, पावर जनरेट होती है, ये लोग खरीदते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और आपको रेट के हिसाब से चार्जेस करते हैं। सो ये जो डिस्कॉम्स हैं, इनको बेसिकली फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए। तो अब डिस्कॉम्स बड़े बड़े होते हैं, बहुत बड़े ह्यूज यूनिट्स होते हैं, कंपनीज बोलिए आप उनको अगर आपको फिनेंसिंग देनी है तो ऑफकोर्स आपके पास आउटले बड़ा होना चाहिए। तो इसीलिए 3 लाख करोड़ का आउटले रखा गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी ऊर्जा मंत्रालय के अंडर में आता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन किसका हो रहा है? ऊर्जा का ही हो रहा है, एनर्जी का हो रहा है। सो फाइनेंशियल असिस्टेंस टू डिस्कॉम्स, डिस्कॉम्स आर व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज। और जो ऑपरेशनल एफिशिएंसीज हैं, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है डिस्कॉम्स की, पावर डिपार्टमेंट्स की, उनको बढ़ाने के लिए भी ये स्कीम काम करेगी। ठीक है, चलें आगे। निपम, अब क्या आ रहा है? निपम। निपम क्या है पहले ये देखो, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन। तो ये कोई स्कीम नहीं है, ये मिशन है एक। और इसका फुल फॉर्म मैंने सिर्फ इसलिए इसको यहाँ इंक्लूड किया है कि निपम पूछ लिया जाए एग्जाम में तो आपका मिस आउट नहीं होना चाहिए, मैं यहीं पे करवा देती हूँ। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कि कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है ना, पेटेंट्स, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होते हैं। नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अवेयरनेस मिशन, इसका एक्रोनिम है निपम। और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आएगा, बिकॉज आप कुछ बनाओगे तो ही तो उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्लेम करोगे। सो इस निपम ने टारगेट अपना अचीव कर लिया। इसका टारगेट था 1 मिलियन स्टूडेंट्स जो हैं उनको आईपी के ऊपर हम ट्रेनिंग दे दें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम ट्रेनिंग दे दें, और ये पूरा हो चुका है। ठीक है, 3662 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, 28 स्टेट, 7 यूनियन टेरिटरी इन्होंने कवर कर लिए हैं। और ये लॉन्च हुआ था 8 दिसंबर 2021 को। आज़ादी का अमृत महोत्सव वाला जो पूरा टाइम था उस टाइम इसको किया था। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस इन कोलैबोरेशन विथ अटल इनोवेशन मिशन, AICTE, UGC, इन सब के साथ में इस निपम को लॉन्च किया गया था। निपम का फुल फॉर्म और किस चीज़ से रिलेटेड है ये बस ध्यान रख लीजिए। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम आ गया। एक हमने पढ़ा था सीड स्कीम जो डीनोटिफाइड ट्राइब से रिलेटेड था, है ना, सोशल एम्पावरमेंट का, ये अलग था। और अब जो हम पढ़ रहे हैं उसका एक्रोनिम है SISFS। लेकिन SISFS बहुत पॉपुलर एक्रोनिम नहीं है, नाम ही इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। कि नाम से क्या समझ में आ रहा है? जो स्टार्टअप्स होंगे उनको सीड फंड प्रोवाइड करना। सीड फंड क्या होता है? जैसे बीज होता है, बीज डालोगे तो पेड़ उगेगा, इस तरह से सीड फंड डालो तो कोई भी स्टार्टअप ग्रो करने की कैपेसिटी रख लेगा अगर अच्छा स्टार्टअप है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगा? सोचो, स्टार्टअप है तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। इम्प्लीमेंट किया गया इसको 1 अप्रैल 2021 से। कॉर्पस रखा गया 945 करोड़ का 4 साल के लिए, इस कॉर्पस को डिसाइड किया गया 2021-22 से 25-26 तक के लिए। ना इसका मेन एम जो स्टार्टअप्स हैं उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना ताकि वो ग्रो कर सके। और हम स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में बहुत बढ़ाना चाह रहे हैं, बिकॉज सारी हमारी यंग जनरेशन्स हैं, हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है, तो उन सबका मैचिंग एक जगह हो जाए।
और इसमें क्या है कि जब आपका जो कॉन्सेप्ट है, क्या स्टार्टअप है, उसको प्रूफ करवा लो, उसका प्रोटोटाइप अगर आपने डेवलप कर लिया, प्रोडक्ट ट्रायल्स हो गए, अलग अलग स्टेजेस पे आपको फंडिंग मिलती जाएगी जैसे जैसे नीड होगी। सो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम कौन से डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है, उन्होंने एक एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी बनाई। क्या बनाई? एक्सपर्ट एडवाइजरी कमेटी। ये कमेटी सारे आपके एप्लीकेशंस को देखेगी कि कौन सा फंडिंग लायक है, कौन सा नहीं है, और फिर वो फाइनेंस प्रोवाइड करेगी। ये रही फंडिंग की जानकारी कि सबसे पहले तो जब आपका जो कॉन्सेप्ट प्रूफ है वो वैलिडेट हो जाए, या आपने जो प्रोटोटाइप बनाया है कि भाई इस तरह का मेरा प्रोडक्ट दिखेगा, वो डेवलप हो जाए या ट्रायल्स हो जाएं आपके, तो आपको अप टू 20 लाख तक का पैसा मिल जाएगा। मतलब इन सब चीज़ों के लिए मिल जाएगा कि आप प्रोटोटाइप बना सको, आप ट्रायल्स कर सको, तो ये मिल जाएगा। दूसरी स्टेज है फर्दर इन्वेस्टमेंट, आपको अप टू 50 लाख का मिल जाएगा कि आपका प्रोडक्ट वगैरह सब बन गया, अब आप मार्केट में जाना चाह रहे हो, मार्केटिंग करना चाह रहे हो, कमर्शियल स्केल पे ले जाना चाह रहे हो, अपने बिजनेस को बड़ा करना चाह रहे हो, तो उसके लिए अप टू 50 लाख और मिल जाएंगे। और बस रोबस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के लिए स्कीम को लाया गया है। और ये स्कीम मेजरली टियर 2 टियर 3 टाउन्स को फोकस करती है, मेट्रोज वेट्रोज को नहीं, टियर 2 टियर 3, जहाँ पे ज़्यादा स्टार्टअप देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल। अच्छा, सारे मिनिस्ट्रीज़ के यूनियन मिनिस्टर्स पता होने चाहिए, नहीं पता तो आई थिंक करंट GK प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा वहाँ पे, क्योंकि हम मिनिस्ट्रीज़ की बात करें, मिनिस्टर्स पता होने चाहिए। और गवर्नर्स काफ़ी सारे चेंज हो गए हैं, तो एक बार मैंने आपको स्टेट CMs एंड गवर्नर्स याद करवाए थे, वो वीडियो मैं वापस से अपडेट करके लेके आ जाऊँगी जल्दी। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज़ लॉन्च्ड प्रोग्राम सेतु। अब ये भी कोई स्कीम नहीं है, ये प्रोग्राम है, लेकिन इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहे, प्रोग्राम सेतु इन सैन फ्रांसिस्को US। व्हाट डज E स्टैंड फॉर इन सेतु? अब ये जो सेतु प्रोग्राम है ना, जो कि वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया, उस सेतु में E क्या है भाई? व्हाट इज दिस E? तो E जानने के लिए सेतु पूरा पता होना चाहिए। सेतु का फुल फॉर्म है सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स इन ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपस्किलिंग। एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करना कि वो ट्रांसफॉर्म कर पाएं और अपस्किल कर पाएं, अपनी स्किल्स को बढ़ा पाएं, तो E से एंटरप्रेन्योर्स हैं। और ये देखो सैन फ्रांसिस्को में लॉन्च किया है, यानी बाहर दूसरे देश के लोग जो कि गाइड कर सकते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स को, स्टार्टअप वालों को, ताकि उनका बिजनेस बढ़े और ऑफ कोर्स उनको भी फ़ायदा हो। ये प्रोग्राम उससे रिलेटेड है। तो सेतु इज डिजाइन टू ब्रेक द ज्योग्राफिकल बैरियर्स। ऐसा नहीं है कि इंडिया में हो तो इंडिया से ही गाइडेंस लोगे, इंडिया के किसी व्यक्ति से ही गाइडेंस लोगे, नहीं, आप कहीं से भी ले सकते हो। मेंटर्स बेस्ड इन US, मेंटर आपको US से मिलेंगे और जो कि इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं आपके एंटरप्रेन्योरशिप में, आपके आइडिया के अंदर। और इससे क्या होगा, बडिंग एंटरप्रेन्योर्स और सामने आएंगे, ठीक है। और ये सब पॉसिबल किससे हो पाएगा? इंटरैक्शन जो है स्टेक होल्डर्स का, वो एक मेंटरशिप पोर्टल बनाया गया जिसका नाम है मार्ग। अब US वाले कैसे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स तक पहुँचेंगे? तो एक पोर्टल है जिसका नाम है मार्ग। मार्ग का फुल फॉर्म है मेंटरशिप, एडवाइजरी, असिस्टेंस, रेजिलियंस एंड ग्रोथ। इसके थ्रू दोनों को कॉमन प्लेटफॉर्म पे जोड़ा जा सकेगा। PM लॉन्चेस प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना। उर्वरक क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स होते हैं। सो प्रधानमंत्री PM ने प्रधानमंत्री भारतीय उर्वरक परियोजना की शुरुआत की। जन कहाँ गया? हाँ, जन उर्वरक परियोजना की शुरुआत की। अब ये जो प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना, प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना 3 पार्ट में तोड़ लीजिए। ये बताती है, इंग्लिश में अगर आप इसको समझना चाहो तो वन नेशन वन फर्टिलाइजर का कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो। पूरा देश एक ही देश है तो एक ही तरह का फर्टिलाइजर यूज करिए और उसको भारत ब्रांड से हम लेकर के आएंगे। गुणवत्ता और दाम यानी प्राइस एंड क्वालिटी दोनों गारंटीड रहेंगे। सो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अंडर में आएंगे, बिकॉज इसमें हम बात कर रहे हैं उर्वरक की, फर्टिलाइजर की। इसको लॉन्च किया वन नेशन वन फर्टिलाइजर स्कीम, या फिर इसको PM भारतीय जन उर्वरक परियोजना कहेंगे। PM किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का हो रहा था। इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI में, वहां पे इसको लॉन्च किया गया। जल्दी से एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ, बताइए IARI का हेडक्वार्टर कहाँ है? बताएं जल्दी, जो इतने भी इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने स्टैटिक जी के कोर्स में भी याद किए हैं। जल्दी से बताइए IARI का यानी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? सो इस स्कीम में जितने भी तरह के फर्टिलाइजर्स हैं उनको एक ब्रांड भारत के तहत बेचा जाएगा, अफोर्डेबल क्वालिटी एंड कॉस्ट प्राइस
इंश्योर होगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण यानी थर्ड फेज हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? कौन से शहर से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण शुरू किया गया है? आंसर इज हिमाचल प्रदेश के चंबा से। हिमाचल प्रदेश के चंबा से। तो हिमाचल प्रदेश ऐसे शुरू होता है ना, अब देखो इससे सड़क बना लो, ये मत बनाओ, सड़क बना लो, ये एच और फिर ये सड़क बना लो, तो हिमाचल, थोड़ा सा एक हिंट मिल जाएगा, नहीं तो याद रख लो यार, बड़ी बात नहीं है। और अब ग्राम सड़क योजना है, गांव आ रहे हैं, तो कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को वैसे तो 2000 यानी 25 दिसंबर 2000 में लॉन्च किया गया था। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ऑब्जेक्टिव क्या है? गांव-गांव तक सड़क पहुंच सके, ठीक है। फिर इसका सेकंड फेज आया 2013 में, जिसके तहत 50,000 किलोमीटर्स का फर्दर रोड्स जो हैं और जो एग्जिस्टिंग थी उनको इम्प्रूव किया और बाकियों को बनाया है। उसके बाद इसका थर्ड चरण जो है ये 3125 किलोमीटर ऑफ रोड्स को इस स्टेट के अंदर यानी हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाने का काम करेगा। मोर देन 420 करोड़ हैव ऑलरेडी बीन सैंक्शन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द सेम। ठीक है, चलिए। गवर्नमेंट एक्सटेंड्स रूफ टॉप सोलर स्कीम टिल मार्च 2026। तो कौन सी स्कीम की बात हो रही है? रूफ टॉप सोलर स्कीम। आप अपने घर के छत पे सोलर पैनल्स लगा सकते हो और बहुत घरों पे अब आपको देखने को मिल रहे होंगे, बिकॉज सब्सिडीज मिल रही हैं अभी ये लगाने के लिए। और पहले इसकी अवधि खत्म हो गई थी, लेकिन अब इसको लंबा और एक्सटेंड कर दिया गया है कि भाई अभी भी आप रूफ टॉप पैनल लगा लो, गवर्नमेंट सब्सिडाइज रेट पे आपको दे रही है। तो सरकार ने मार्च 2026 तक रूफ टॉप सौर योजना का विस्तार किया है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आएगी? न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। पावर के अंडर में नहीं है, न्यू एंड रीन्यूएबल, क्योंकि सौर ऊर्जा है ये। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अंडर में आएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगी भाई? 14,588 पर किलोवाट जो भी होगी ना बिजली, उस पर 14,588 पर किलोवाट के हिसाब से आपको पैनल लगाने के लिए अपने रूफटॉप पे सब्सिडी मिलेगी। और टारगेट है इसमें 450 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी सरकार चाहती है कि हम 2030 तक प्रोड्यूस कर लें। ये हमने टारगेट ले रखा है 450 गीगावाट। और यहीं पे अगर हम बात करें इस टारगेट को पूरा करने के लिए, जैसे रूफटॉप सोलर स्कीम है, इस तरह से और स्कीम्स चल रही हैं, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कौन सी योजना? प्रधानमंत्री कुसुम योजना। कुसुम, आई एम सो सॉरी, मैं गिरने वाली थी स्टेज से। प्रधानमंत्री कुसुम योजना, फूल को कुसुम बोलते हैं ना, तो यानी किसानों से रिलेटेड, बागवानी जो लोग करते हैं, तो उनको अगेन उनको सब्सिडीज दी जाती हैं। मोर देन 17 लाख सोलर पावर पंप्स जो हैं फार्मर्स के, वो लगाने का टारगेट रखा गया है, तो उसके लिए सब्सिडीज देते हैं। तो फार्मर्स भी सोलर पैनल्स लगाएं, आप अपने घरों पे लगाओ। कुल मिला के हमको 450 गीगावाट रीन्यूएबल एनर्जी टारगेट तक पहुंचना है। तो रूफटॉप सोलर स्कीम तो समझ में आ गई, और प्रधानमंत्री कुसुम योजना याद रखिएगा, फार्मर्स सोलर पैनल्स खेती के लिए काम मिले उसके लिए ये स्कीम है। टूरिज्म मिनिस्टर डेडिकेट्स 4 प्रोजेक्ट इन पुडुचेरी अंडर स्वदेश दर्शन स्कीम। स्कीम कौन सी आ गई? स्वदेश दर्शन, हमारे देश का दर्शन करना। तो मिनिस्ट्री कौन सी होगी? टूरिज्म मिनिस्ट्री होगी। ठीक है जी। पर्यटन मंत्री ने पुडुचेरी में स्वदेश दर्शन योजना के तहत 4 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। कौन है भाई? टूरिज्म कल्चर मिनिस्टर हमारे एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जी किशन रेड्डी जी हैं। और पुडुचेरी कराईकल के अंदर तो स्वदेश दर्शन स्कीम है, और उसी के अलावा जो कराईकल है उसमें प्रसाद स्कीम के तहत भी डेवलपमेंट होगा। तो ये दोनों स्कीम्स क्या हैं समझते हैं, प्रसाद स्कीम भी और स्वदेश दर्शन स्कीम भी। पहले प्रसाद स्कीम देख लो। गवर्नमेंट ने प्रसाद स्कीम लॉन्च की थी 2014-15 में। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंडर में ही है। प्रसाद का फुल फॉर्म क्या है? इंपॉर्टेंट है प्रसाद का फुल फॉर्म, ध्यान रखिएगा। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव। प्रसाद कहाँ मिलता है? मंदिरों में मिलता है। मंदिर यानी तीर्थ स्थल हो गए हैं, तो पिलग्रिम से रिलेटेड ही है ये। पिलग्रिमेज रिजुविनेशन, पिलग्रिम स्थान जो भी हैं जो तीर्थ स्थल है उनका रिजुविनेशन करना है। स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, ये प्रसाद का फुल फॉर्म है। और इसके तहत कुछ आइडेंटिफाई किए जाते हैं रिलीजियस प्लेसेस और उनको डेवलप किया जाता है। अब हम आ जाते हैं स्वदेश दर्शन स्कीम की तरफ। तो स्वदेश दर्शन स्कीम भी 100% सेंट्रली फंडेड है। इसको लॉन्च किया गया था, इसको भी 14-15 में, लेकिन तब इसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड सर्किट के तौर पे शुरू किया गया था कि भाई थीम बना देते हैं। बुद्धिस्ट सर्किट हो गया, ये हिंदू सर्किट हो गया, ये रामायण सर्किट हो गया, है ना। तो अलग अलग थीम बेस्ड टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए शुरुआत इसकी की गई थी। लेकिन अब जो स्वदेश दर्शन 2.0 चल रहा है वो मूव कर गया है डेस्टिनेशन टूरिज्म की तरफ। थीम टूरिज्म नहीं, जो डेस्टिनेशन है
वोकल फॉर लोकल हम बोलते हैं ना, तो आपके पास जो अच्छी डेस्टिनेशन है टूरिज्म की उसी को बढ़ाओ, राइट। तो ये स्वदेश दर्शन है कि कोई ऐसा सर्किट नहीं, आपके पास जो है विल बी ग्रोइंग दैट ओनली, तो उस जगह का भी रखरखाव अच्छा होगा, टूरिज्म भी प्रमोट होगा, इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। फर्स्ट फेज ऑफ स्वदेश दर्शन 2 began from January 2023. PM Narendra Modi participated in Udyami Bharat program, launched RAMP scheme. What is the full form of RAMP? So प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्यमी भारत कार्यक्रम में भाग लिया और रैम्प या RAMP योजना का शुभारंभ किया। RAMP का फुल फॉर्म क्या है भाई? तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME परफॉर्मेंस। रेजिंग यानी पहले बढ़ाओ, उठाओ और फिर बढ़ाओ। रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को MSME बोलते हैं ना हम, MSME परफॉर्मेंस। और इसके लिए ये स्कीम लेकर के आई गई है। उद्यमी भारत प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके उन्होंने कुछ और भी इनिशिएटिव सामने रखे, जैसे एक तो हमने रैम्प स्कीम उन्होंने लॉन्च की, फिर कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर फर्स्ट टाइम MSME एक्सपोर्टर्स, जो पहली बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ये वाली स्कीम है। उसके बाद न्यू फीचर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, इसमें भी कुछ नए फीचर्स उन्होंने ऐड किए। ये हो गई जितनी भी क्रिटिकली इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स थी वो आपने यहाँ देख ली। अब एक साइनिंग ऑफ क्वेश्चन, और इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम छुपी हुई है, ठीक है। तो ये साइनिंग ऑफ क्वेश्चन जाते जाते आपके लिए सवाल छोड़ के जा रही हूँ, बताइएगा। आइडेंटिफाई द स्कीम, बताइए कौन सी स्कीम है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लॉन्च की गई 2022 में, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसको 2 मिनिस्ट्रीज मिलकर के इम्प्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स पहली मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दूसरी मिनिस्ट्री है। तो ये दोनों मिनिस्ट्री मिलकर के इसको चलाएंगी, और इसका एम है सेफ सीवर एंड सेप्टिक टैंक क्लीनिंग प्रैक्टिसेस। जो हमारे गटर्स वगैरह होते हैं, सीवर सेप्टिक टैंक्स होते हैं, उनकी सेफ क्लीनिंग हो, इंसान मरे नहीं, उनको उस गंदगी में उतरना नहीं पड़े, प्रोटेक्टिव गियर या मशीन्स के थ्रू ये काम हो। ये कौन सी स्कीम है, इसका नाम बताइए। इस पर मैंने शॉर्ट भी बनाया था, अगर आपने देखा होगा तो टपक से आंसर कर पाओगे, और कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जा चुका है। चलिए, सो विद दिस वी आर डन विद टुडेज सेशन। आई रियली होप इस तरह से स्कीम पढ़ने में मज़ा आया होगा, डिस्कशन जो भी किया वो समझ में आया होगा, और अगले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है 6 मंथ्स के वो भी जल्दी लेके आएंगे। मंथली करंट अफेयर्स भी जल्दी शुरू हो जाएगा। एंड येस, आप लोग डिमांड कर रहे हैं पद्मा अवार्ड्स, मैं निमोनिक से याद करा दूँ, तो कोशिश कर रही हूँ जल्दी से वो वीडियो भी आ पाए। बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठे हो गए हैं जो आपके लिए लाने हैं, एंड लॉट ऑफ प्रेशर इज बिल्डिंग ऑन मी एंड कायरा, दैट इज माई डॉटर्स एग्जामिनेशंस आर ऑल्सो स्टार्टिंग, सो इट विल बी अ रियली हेक्टिक अनदर 15 days फॉर मी। लेट्स सी कितना पॉसिबल होता है, वो सब आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अच्छे से पढ़िए और जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय।